गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं भोला सिंह, बायो टीचर फ्रॉम GD&D SNIC करवी चित्रकूट। आज हम सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 11 की फर्स्ट यूनिट जो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स, जैव विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर में सबसे पहले जो सब्जेक्ट वर्ड आता है बायोलॉजी, इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट टाइम ये जो बायोलॉजी वर्ड्स है, दो वर्ड्सों से मिलकर बना है बायो एंड लॉजी, जिसमें से बायो मीन्स, बायो का मतलब ये है लिविंग से, एंड लॉजी का मतलब है ये लोगस से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब है स्टडी। अर्थात हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। लिविंग स्टडी, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। तो अब बायोलॉजी चैप्टर के अंतर्गत जो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स, उसमें से पहला जो चैप्टर है लिविंग वर्ड्स, लिविंग वर्ड्स। जैव जगत, जैव जगत मतलब सजीवों का संसार। जनरली आप लोग जानते हैं, जैसे कोई वस्तु आपको दिखाई जाए, एक डस्टर और एक इस पौधे को दिखाया जाए और पूछा जाए कि डस्टर और इस पौधे में क्या अंतर है, तो आपके दिमाग में जाएगा कि डस्टर क्या है, एक निर्जीव है, और ये पौधा क्या है, एक सजीव है। तो ये आप लोग कैसे पहचान करके बता सकते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है? तो उससे संबंधित जब ये क्वेश्चन किया जाएगा तो आपके दिमाग में आएगा कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो पादप में पाई जा रही हैं और इस डस्टर में नहीं पाई जा रही है। ठीक, तो उसमें क्या है, सबसे पहले जो लिविंग, जो जैव जगत है, तो इसमें से सजीव, जिसको लिविंग बोलते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे मेन बात यह है कि सजीव अगर नाम आ जाता है तो सीधे दिमाग में आना चाहिए प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। कोई भी वस्तु आपको दिखाई जाए, अगर उसमें जीव द्रव्य पाया जा रहा है, प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है, तो वो क्या है, सजीव है। ठीक, लेकिन एक ही लक्षण के द्वारा ही सारे लक्षणों को हम क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद आती है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे कि ये सजीव है? तो कुछ कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण। अब कैसे हम कौन कौन से लक्षणों के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि ये सजीव हैं? तो उनमें से कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं जिन लक्षणों को हम ये कह सकते हैं कि इसके आधार पर ये सजीव है। फर्स्ट कैरेक्टर्स इसका मान लीजिए ग्रोथ, ग्रोथ, वृद्धि है। क्या ग्रोथ, वृद्धि किसको कहा जाएगा? ठीक, तो जनरली आप लोग देखते होंगे कि कोई मान लीजिए इस पौधे को ही लिया जाए तो सबसे पहले जब ये जर्मिनेट हुआ होगा, अंकुरित हुआ होगा, तो इसकी लंबाई क्या थी, कम थी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया तो इसकी लंबाई बढ़ती गई, ग्रोथ करता गया। लेकिन अगर हम इसी के स्थान पर डस्टर को लें तो डस्टर जैसे पहले था
वैसे आज भी है, और अगर इसको हम डिस्टर्ब ना करें तो वैसे ही ये बना रहेगा, इसमें वृद्धि नहीं होगी। ठीक, तो वृद्धि है क्या? वृद्धि का मतलब ये है कि जितने भी सजीव होंगे उसके अंदर जो जीवित कोशिकाएं पाई जा रही हैं, जो जीवित लिविंग सेल्स पाई जा रही हैं, तो उनमें क्या होगा? विभाजन होगा। विभाजित होकर के ये कोशिकाएं अपने आकार और संख्या में वृद्धि करेंगे। आकार और संख्या में वृद्धि करने के कारण वो जो सजीव है उसमें भी वृद्धि होगी, जबकि ये क्रिया निर्जीवों में नहीं होगी। सेकेंड नंबर पर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जनन। ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है सजीवों का कि उसमें कोई भी सजीव है, मान लीजिए पौधा या कोई भी सजीव जंतु को ले लिया जाए, तो अभी वर्तमान में वो है, उसकी कोशिकाएं कुछ समय के बाद वृद्धि करना या विभाजन करना बंद कर देंगी, लास्ट में उसकी अंत्यावस्था आ जाएगी, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उसकी अगली पीढ़ी अगर नहीं आ रही तो उसका अस्तित्व वहीं से क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो उसके लिए उसको एक प्रोसेस की आवश्यकता होती है जो सजीवों में पाई जाती है। उस प्रोसेस के द्वारा वो अपने ही समान अपनी वंशज को आगे बनाए रखने के लिए वो क्रिया करता है। उस क्रिया को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जनन, जिसके द्वारा वो अपने ही समान अपनी आकृति के अपने वंशजों की संख्या को बढ़ाता है। अब उसके बाद इसमें जो है तीसरा नंबर आ जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं। तो अगर पूछा जाए आप लोगों से कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, तो जनरली आप लोग आंसर देंगे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, ठीक है, सर्कुलेशन है। ये क्रियाएं शरीर के अंदर चालू रहती हैं जब तक उसमें जीवन है। जब जीवन समाप्त हो जाएगा तो ये क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इनमें इन क्रियाओं को कहा जाता है उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचयी क्रियाएं। इनमें दो क्रियाएं होती हैं, उपचय और अपचय। उपचय और अपचय। उपचय एवं अपचय। उपचय एवं अपचय। तो इसमें उपचय का मतलब क्या है, अपचय का मतलब क्या है? उपचय मतलब सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल। इसी का अपोजिट अपचय का मतलब जटिल से सरल। तो शरीर के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो विभिन्न छोटे छोटे घटकों से मिलकर के एक जटिल घटक का निर्माण करते हैं, एक जटिल घटक का निर्माण करते हैं। मान लीजिए कहा जाए पौधों में जैसे कोई क्रिया, पौधों में क्रिया हो रही है, मेन क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में आप लोग जानते ही होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो ये सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब सभी हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा क्रिया करके क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण किया। ग्लूकोज क्या है? जटिल घटक है। तो ये क्या हो गया? सरल से जटिल की ओर जा रहा है। कौन सी क्रिया हुई? उपचय क्रिया हुई। अपचय का मतलब इसी को अपोजिट किया जाए
अगर मनुष्यों में या पौधों में ही श्वसन रेस्पायरेशन श्वसन के बारे में अगर कहा जाए तो श्वसन क्या है? एक अपचयी क्रिया है। इसको देख लीजिए कैसे। रेस्पायरेशन, इसकी जनरली आप लोग क्रिया जानते होंगे श्वसन की। इसमें ग्लूकोज C6H12O6 प्लस श्वसन कह रहा है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? सरल घटकों में टूटेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस वाटर बनेगा प्लस एनर्जी। जब इसको संतुलित करेंगे तो कार्बन के 6 है इधर, कार्बन का 1 है, तो 6 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा और 6 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज क्या है? जटिल है, सरल में टूट रहा है, तो ये क्या हुआ? अपचय हुआ। ठीक, तो ये हो जाएंगी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये सजीवों में पाई जाएंगी। ठीक है, निर्जीवों में मतलब इस डस्टर में नहीं पाई जाएगी, ऐसी कोई क्रिया नहीं पाई जा रही है उपापचय। ठीक, उसके बाद इसमें आता है सेंसिटिविटी। 4th नंबर पर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप लोग बैठे हैं, ठीक, बगल में कोई ज्यादा गर्म वस्तु रख दी जाए तो उसका एहसास आपको होगा, लेकिन अगर इस डस्टर को रख दिया जाए, उसके बगल में कोई गर्म वस्तु रख दी जाए, तो क्या इसको एहसास होगा? नहीं होगा, मतलब इसमें संवेदनशीलता नहीं पाई जा रही। अगर सजीव कोई होगा तो उसको उस चीज का एहसास हो रहा है, चाहे गर्म वस्तु रखें या ठंडी वस्तु रखें, तो उसको जो एहसास हो रहा है वो उसकी क्या है? संवेदनशीलता है, संवेदनशील है। ठीक, तो ये भी एक मेन लक्षण है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता का सजीवों का। उसके बाद इसमें आ जाता है शेप एंड साइज। 5th नंबर पर शेप एंड साइज। आकृतियों, आकार। सीड का मतलब जनरली अगर फर्स्ट टाइम हम ले रहे हैं, ये पौधा भी केवल जर्मिनेट हुआ है, ठीक, और ये डस्टर है, दोनों को रख दिया हमने। कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि डस्टर क्या है? ज्यों का त्यों है, जिस शेप में था, जिस साइज में था, लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें अंतर आया होगा, ये वृद्धि करेगा, ठीक है, वृद्धि करने के बाद अपने आकार में वृद्धि करेगा। तो ये क्या है? सजीवों की जो शेप और साइज है वो एक निश्चित आकार है उसका, उसी में केवल वृद्धि करेगा। जैसे मनुष्य की आकृति एक निश्चित है, लेकिन इस डस्टर की आकृति निश्चित नहीं, इसको बदला जा सकता है। इसको आप तोड़ दीजिए, छोटा हो जाएगा, ठीक। ये मान लीजिए लंबाई में है, इसको गोलाकार बना दीजिए, मतलब इसकी आकृति निश्चित नहीं है। अगर डस्टर नाम दे दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि डस्टर की एक साइज निश्चित है, नहीं निश्चित है, उसको हम बदल सकते हैं। लेकिन अगर मनुष्य को कह दिया जाए तो उसका शेप और साइज क्या है? निश्चित है। तो सजीवों में शेप एंड साइज क्या होती है? निश्चित होती है। उसके बाद इसमें आ जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। सबसे पहले ये हमको मालूम होना चाहिए कि है क्या ये जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य, इसके पहले हमने बताया कि जो सजीवों में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उपापचय क्रियाएं हो रही हैं, उनके पश्चात एक लिक्विड तरल
कोलाइडी का निर्माण होता है शरीर के अंदर, जिसको जीव द्रव्य कहा जाता है। तो हम पहले भी बता चुके हैं इसमें कि उपापचय क्रियाएं सजीवों में होंगी, निर्जीवों में नहीं होंगी। तो अगर उपापचय क्रिया हो रही है तो जीव द्रव्य का निर्माण होगा, मतलब सजीवों में पाया जाएगा। अगर उपापचय क्रिया नहीं हो रही तो नहीं पाया जाएगा, ये लक्षण हो जाएगा निर्जीवों का। ठीक है, तो हम लोगों ने इन पॉइंटों के आधार पर ये जान लिया कि सजीवों के कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं। मालूम चल गया? ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पूछता है कि सजीवों के कौन कौन से लक्षण हैं, तो आप बता पाएंगे कि उसमें वृद्धि, जनन, उपापचय क्रियाएं, संवेदनशीलता और जीव द्रव्य की उपस्थिति, ये क्या है? सजीवों के लक्षण हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें आ जाता है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब सजीव और निर्जीव में लक्षण। ये तो सजीवों के लक्षण हो गए। उसके बाद डिफरेंस आ गया सेकेंड नंबर पर, सजीवों एवं निर्जीवों में अंतर। सजीव व निर्जीव में अंतर। इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, तो इसके पहले हम जान चुके हैं कि सजीवों के कौन कौन से लक्षण हैं। ठीक, अब निर्जीवों में क्या ये पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। तो मान लीजिए पहला नियम हमने बताया ग्रोथ, इसमें बताया जा चुका है कि जो वृद्धि है वो सजीवों में पाई जाएगी और निर्जीवों में नहीं पाई जाएगी। ये पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। उसके बाद रिप्रोडक्शन बताया, जनन। तो क्या निर्जीवों में ये हो सकता है जनन? मतलब एक डस्टर है तो अपने ही समान दूसरे डस्टरों को निर्मित कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब ये भी जनन की क्रिया सजीवों में पाई जाएगी, निर्जीवों में नहीं पाई जाएगी। थर्ड नंबर पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। ये भी बताया जा चुका है कि मतलब सजीवों में उपापचय क्रियाएं होंगी, निर्जीवों में नहीं होंगी। उसके बाद सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, ये भी बताया गया कि संवेदनशीलता जो है सजीवों का मुख्य लक्षण है, लेकिन ये क्रिया निर्जीवों में नहीं पाई जाएगी। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म बताया गया था, तो ये सजीवों में पाया जाएगा, निर्जीवों में नहीं पाया जाएगा। इन लक्षणों के आधार पर हम सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा कि सजीव और निर्जीव में कैसे अंतर कर सकते हैं। तो इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं। तीसरा इसमें आ जाता है, अब सजीव भी जान गए हम, निर्जीव भी जान गए, तो सजीवों का अध्ययन हमको करना है किसके अंतर्गत? जीव विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हमको सजीवों का जो अध्ययन करना है, तो अब सजीव जो है पहले तो एक ही था, मतलब जीव विज्ञान, बायोलॉजी, मतलब जिनमें जीवन पाया जा रहा है। उसके बाद इसको बांट दिया गया, क्योंकि जीवन जो जैव जगत है वो काफी बड़ा हो। जब असुविधा होने लगी तो इस जैव जगत को दो में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? जूलॉजी एंड बॉटनी, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान है दोनों सजीव, जंतु भी वनस्पति भी। ठीक, लेकिन पहले जब सीमित अवस्था में थे सजीव, उस समय बांटने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे नाम दे दिया गया जैव जगत।
जीवों का संसार। लेकिन जब इनकी संख्या में वृद्धि हुई तो असुविधा होने लगी, तो उसको बांट दिया गया। एक तरफ कर दिया गया जंतुओं को, एक तरफ कर दिया गया पादपों को। तो ये हो गया जूलॉजी और बॉटनी, मतलब जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक, तो जंतु इसको और इसको पादप कह सकते हैं। अब ये तो हमको मालूम चल गया कि दो हैं, लेकिन अब इनमें अंतर कैसे कर पाएंगे कि ये जंतु है, ये पादप है। ठीक, तो अगला पॉइंट आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। जंतु और पादप में अंतर। जंतु एवं पादप में अंतर अगर पूछा जाए जनरली, तो जंतुओं में क्या है और पादपों में क्या है। तो मेन सबसे पहले हमको मालूम है कि पादप में एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ये पौधों में पाया जाएगा। जैसे इस पौधे को पूछा जाए, ये जो हरा रंग है इसमें किसके कारण है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो क्लोरोफिल पौधों में पाया जाएगा, जंतुओं में नहीं पाया जाएगा। पहला अंतर तो यही होगा। दूसरा अंतर है, इसी क्लोरोफिल के अकॉर्डिंग पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण पौधों में पाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद जंतुओं में ये नहीं पाई जाएगी। जंतुओं में नहीं पाई जाएगी फोटोसिंथेसिस। ये क्रिया है कि पौधे जितने भी होंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब स्वयं बनाने का मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी पर डिपेंड नहीं है। सूर्य का प्रकाश मिला इनको, क्लोरोफिल है ही। ठीक, तो इन दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ले लिया, वाटर ले लिया, और इन दोनों के द्वारा उन्होंने ग्लूकोज का निर्माण कर लिया। तो ये फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है पौधों में पाई जाएगी, जंतुओं में नहीं पाई जाएगी। अब इसी फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी। ठीक, और जंतुओं को, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती या अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो इनको परपोषी कहा जाता है। जितने भी जंतु हैं क्या है? परपोषी हैं, मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड हैं, स्वयं नहीं बना सकते। ये अलग चीज़ है कि अगर ऐसा हम बोल रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि जंतु जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो भोजन बनाने का मतलब नहीं है कि आटा मिल गया तुम खुद बना सकते हो, ऐसा नहीं। वो जो आटा आया है, गेहूँ जो है, वो कहाँ से आया है? क्या तुमने खुद बनाया है उसको? तो उत्तर क्या होगा? तो नहीं बनाया तो कहाँ से आया है? पौधों से आया है, वनस्पति से आया है। तो हुआ ना कि दूसरे पर निर्भर है। ठीक, तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया? परपोषी कह दिया गया। उसके बाद जो प्लांट्स हैं, ठीक है, तो प्लांट्स में क्या है? एक लोकोमोशन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, गमन तो नहीं होता। जिस स्थान पर कोई पौधा उगेगा उसी स्थान पर रहेगा। वृद्धि भले ही हो जाए, उसके पार्ट्स में टहनी बड़ी हो जाए, जड़ वृद्धि कर जाए, तना उसका वृद्धि कर जाए, लेकिन क्या पूरा प्लांट्स, होल प्लांट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है? नहीं जा सकता। लेकिन जंतु क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, मतलब उनमें लोकोमोशन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है और जो डिफ्रेंसिएशन है पादप और पादप में एक लक्षण और पाया जाता है पौधों में कि इसमें जो है
जो कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, उनमें विभाजन की क्षमता जीवन पर्यंत बनी रहती है, लेकिन जंतुओं में कुछ समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद वो समाप्त हो जाती है। ठीक, अब 3 पॉइंटों का हमने अध्ययन किया। इसमें सबसे पहले हमने अध्ययन किया सजीव क्या है, उसके बाद अध्ययन किया सजीवों के लक्षण क्या हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पर अंतर सजीव और निर्जीव, चौथे नंबर पर हमने अध्ययन किया प्लांट और एनिमल, जंतु एवं पादप में अंतर, जंतु एवं पादप में अंतर। यहां सजीव और निर्जीव में अंतर। तो अगर अब हम इन पॉइंटों पर चर्चा करें या आप लोगों से पूछा जाए तो ये सारी जानकारी इसके बारे में आपको प्राप्त हो चुकी है। जैसे सजीव के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों के आंसर आएगा कि सजीव वे वस्तुएं हैं जिनमें जीवन पाया जाता है या प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, सजीव कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद उनके लक्षणों के बारे में अगर पूछा जाए कौन कौन से लक्षण हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं कि सजीवों में जो मुख्य लक्षण हैं वो वृद्धि, जनन, उपापचय, संवेदनशीलता और जीव द्रव्य का पाया जाना। उसके बाद सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे कर पाएंगे, तो इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर भी कर सकते हैं, वो बताया जा चुका। मान लीजिए पूछा गया कि एक कोई लक्षण बताइए सजीव और निर्जीव के बीच क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं कि सजीवों में जीव द्रव्य पाया जाता है और निर्जीवों में नहीं पाया जाता। उसके बाद इसमें आता है जंतु एवं पादप में अंतर। ठीक, तो जंतुओं में ये लक्षण बताए गए कि कौन से लक्षण जंतुओं में पाए जाएंगे और कौन से पादप में पाए जाएंगे। तो अगर पूछा गया क्वेश्चन कि बताइए जंतु और पादप में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं पहला नंबर सीधे सीधे कि पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब क्लोरोफिल, ये आप लोग जान लीजिए कि क्लोरोफिल एक हरित लवक है जो फोटोसिंथेसिस के लिए अति आवश्यक है। मतलब अगर हरित लवक नहीं पाया जाएगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। ठीक, जबकि इसमें जंतुओं में नहीं पाया जाता। तो इन पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। अगर इसके बारे में पूछा भी जाता है तो आप लोगों को ये मालूम है कि सजीव के लक्षण, उसमें अंतर, जंतु पादप में लक्षण कर सकते हैं। थैंक्स।